ठीक है, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन सीधी आंखें बंद। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और इसके अंतर्गत आपके 11 सिस्टम्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। और ये आपके 11 सिस्टम मे बी इट विल कंप्लीट इन 25 डेज, और मैं ट्राई करूंगी 20 डेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कि आप लोगों का एनाटॉमी वाला पोर्शन, उसके बाद अगर कुछ बचता है डाइट वाइट वाला तो वो हम करेंगे। तो आज से लेकर, मतलब आज कौन सी तारीख है भाई, 6 तारीख। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं इसको। विल ट्राई कि हम 20 या 21 तक कंप्लीट करें, होता है तो जितना होता है करें। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का करेंगे हम, या इस मंथ हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजें हम कर पाए। चलो, तो आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने वाले। इसके पहले कौन कौन पढ़ चुके हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जरा बताइए मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड ऑलरेडी? कौन कौन पढ़ लिए भाई? ठीक है, प्रियंका, संगीता, लता जी, अनिमेश, ये सारे लोग पढ़ चुके हैं, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके पहले रिया, आपने नहीं पढ़ा है? निवेदिता, या मुझसे नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा पर मुझसे नहीं पढ़ा होगा, ऐसा है क्या? हाँ, आपसे नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा ठीक है, तो संगीता आपने मुझसे पढ़ा है? यस मैम। तो हाउ वाज द क्लास? इन लोग को बता दीजिए कि एनाटॉमी के एक एक वर्ड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार आप अपना एक्सपीरियंस यस बता दीजिए, देन विल स्टार्ट। मैम, मेरा एक्सपीरियंस मतलब आपसे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो मतलब अच्छा ही रहता है। मतलब मेरे को कोई भी अच्छा ही सब्जेक्ट लगता का है नहीं मैम आप पूछ रही हूँ मैं, पढ़ाने वो। आई एम आस्किंग अबाउट एनाटॉमी, कि आप एनाटॉमी में इनको एनाटॉमी क्या मैम, सजेशन देना मतलब चाहेंगे? अदर सब्जेक्ट से ज्यादा मेरे को भी इंटरेस्ट है एनाटॉमी, हो सकता है उसकी वजह से मेरे को और ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि क्लास में ये चीजें याद हो जाती हैं, फिर जब आप पढ़ाते हैं तो उसको अगर एक बार गो थ्रू करेंगे तो फिर उसको भूलेंगे नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा वो होता है कि इतना सारा क्लासेस रहते हैं, हो सकता है हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते। लेकिन मैम, आप एनाटॉमी पढ़ाते तो मेरे को आधा से ज्यादा तो वहीं पे याद हो जाता है चीज, ठीक है, तो जैसे बाकी संगीता को याद सब्जेक्ट हो से जाती चीजें, उसमें। थैंक यू संगीता। मुझे नहीं पता मैं कैसे पढ़ाती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू हर, जो भी है, मेरा हर सब्जेक्ट का ये है कि आपको मेरे क्लास के बाद जाने के बाद एक्स्ट्रा मेहनत केवल आधे घंटे की करनी पड़े। तो क्या आपको लगता है बाकी सब्जेक्ट्स में भी केवल आधे घंटे की मेहनत है, या फिर आप घंटे भर लगे तो समझ नहीं आता? बताइए। और बाकी लोग हायर एजुकेशन की क्लास में क्यों नहीं आए, मुझे तो ये जानना है। हमारे बाकी बच्चे, रिया, लता जी, नीलम, ये लोग मुझे उस क्लास में नहीं मिलते हैं हायर एजुकेशन की, क्यों? बताओ। मैम इंग्लिश ज्यादा होता है तो समझ में नहीं आता है। इंग्लिश ज्यादा होता है, एनाटॉमी तो उससे भी ज्यादा इंग्लिश में है, फिर क्या करोगे? वही हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एनाटॉमी अभी तक बहुत बार पढ़े हैं, पर समझ नहीं आई है बिल्कुल भी। हायर एजुकेशन में आपको मैंने हिंदी वाली बुक का रेफरेंस दिया है, ठीक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं चीजें। और चाहे फुल फॉर्म आप हिंदी में याद करोगे, नहीं याद होंगे, आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे। और हायर एजुकेशन में सब कुछ वही वाला है, ठीक है। स्लाइड भले इंग्लिश में हो, लेकिन प्रेजेंटेशन तो हिंदी में देती हूँ ना, मैं बोलती तो हिंदी में हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग क्लासेस में आइए। चलिए, तो आज हम एनाटॉमी की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका वर्ड मीनिंग जानेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है, ठीक है। तो मुझे बताइए, जिनको पता हो एनाटॉमी का वर्ड मीनिंग क्या है, बताओ। मैम
एनाटॉमी मीन्स मतलब शरीर रचना विज्ञान, जिसमें हम मेडिकल साइंस के मतलब एक ब्रांच समझ सकते, ब्रांच है वो, जिसमें हम लोग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज और मतलब पूरा शरीर, तो हर एक ऑर्गन्स अलग अलग है, तो वो बनते कैसे हैं वो एनाटॉमी में होता है और उसके बारे में उसमें पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी मतलब जैसे कि एक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे वो कार्य करता है, जैसे हम माउथ से खाना खाते हैं, फिर वो वहाँ पे कौन से जो हार्मोन्स या फिर जो लार है वो मिलता है, उसके बाद फिर वो नीचे जाता है, तो कैसे कार्य करता है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना है उसको हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जनरली जो हम बोलते हैं, पहले मैं समझा रही हूँ, फिर स्लाइड आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। एनाटॉमी का जनरल मीनिंग जो होता है कि हम किसी भी चीज की स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो किस शेप का है, कहाँ पर उपस्थित है, शरीर के इंटीरियर पार्ट में है या पोस्टीरियर पार्ट में है, ठीक है, आगे ऊपर है या नीचे है, वर्टिकल है या डॉर्सल है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में, ठीक है। फिजियोलॉजी मतलब उसका फंक्शन, तो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कार्य करता है। पहले हम खाना खाते हैं, फिर वो बॉल के रूप में बनता है, फिर उसके बाद जाता है हमारे इसोफेगस में, फिर स्टमक में जाता है, तो जो जो प्रोसेस है कैसे कार्य करती हैं उसको हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, हमारी कोई भी बीमारी अगर हमारे सिस्टम में हो गई है या कोई भी इलनेस हो गई है, उसकी स्टडी करना पैथोलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ इलनेस इज कॉल्ड पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एनाटॉमी, फिर स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब कि उनके कार्यात्मक प्रणाली जो है वो हमारी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है, ठीक है, जिसको हम शरीर क्रिया रचना विज्ञान, शरीर क्रिया मतलब फिजियोलॉजी, शरीर रचना मतलब एनाटॉमी होता है। इसकी भी आपकी हिंदी में बुक है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, Am I the only one who cannot hear or see, मैम? हाँ, आप सभी लोग देख पा रहे हैं क्या मुझे? यस मैम। नीलम आप अपना वो कर लो, मैसेज कर दो, एक सेकेंड, नेटवर्क चेक कर लो, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप लोग को समझ में आएगा। पैथोलॉजी इलनेस का स्टडी जब हम करते हैं उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बताती हूँ, एक सेकेंड, पहले हम पूरे जो हमारा सिलेबस है उसमें पढ़ेंगे क्या क्या, पहले मैं उसका डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम यूनिट 6 में आपका पढ़ेंगे एनाटॉमी, ठीक है। इसमें पहला साइकोलॉजी है, मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाने के बाद साइकोलॉजी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो हम एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी में सबसे पहले हम अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सिस्टम बनते कैसे हैं इसका मैकेनिज्म मैं आपको सिलेबस बताने के बाद बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है या यूनिट होती है। उसके बाद हम टिश्यू पढ़ेंगे, ऑर्गन और सिस्टम, तो ये पढ़ेंगे कि होता क्या है। फिर सेल की फिजियोलॉजी मतलब सेल कैसे काम करती है उसका इंट्रोडक्शन, मतलब पूरा सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल एक सिस्टम नहीं है, याद रखना, ठीक है। सिस्टम कितने हैं, वो 11 है। सेल को सिस्टम नहीं बोलते, टिश्यू सिस्टम में नहीं आता। सेल एंड टिश्यू इज अ डिफरेंट थिंग। अब हम सिस्टम की अगर बात करें तो पहला सिस्टम हमारा आता है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। इसको हम मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो ये दो सिस्टम हो गए आपके, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी। मस्कुलर सिस्टम को मतलब मांसपेशी, स्केलेटल मतलब हमारी बोन या कंकाल तंत्र जिसको बोलते हैं, डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र, एक्सक्रीटरी मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी को ही हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर रेनल फिजियोलॉजी। अब देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनी काम करती है, किडनी को बोला जाता है रेनल, तो उसको कैसे कार्य करती है इसको हम पढ़ेंगे रेनल फिजियोलॉजी में, ठीक है।
फिर बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स किस में आती है? एंडोक्राइन सिस्टम में आती है। तो नर्वस सिस्टम एक अलग सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन एक अलग सिस्टम हो गया। नर्वस को हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं और एंडोक्राइन को हम अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये पढ़ेंगे। फिर इसके अंतर्गत हम अलग अलग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, मोटर नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, सेंसरी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर कौन सा हो गया? हमारा हृदय संबंधित, ठीक है, जिसको हम कार्डियोवेस्कुलर बोलते हैं। फिर आता है रेस्पिरेटरी, श्वसन तंत्र। कार्डियोवेस्कुलर को हम रक्त परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। फिर आता है इम्यून सिस्टम, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र हमारा। इम्यून सिस्टम को ही दूसरे नाम पे हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम प्रजनन तंत्र बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको इतने सिस्टम पढ़ने हैं। कौन कौन सा? मस्कुलर, स्केलेटल, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी, इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव। 10 पढ़ने हैं। इसके अलावा हमारा एक होता है इंटीग्यूमेंट्री। इंटीग्यूमेंट्री में हमारे ईयर, नोज, थ्रोट ये सब आता है, जो कि हमारे नेट के सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो टोटल 11 सिस्टम है, जिसमें से हम 10 सिस्टम अपने इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस समझ में आया? क्या क्या पढ़ना है हमें, क्या क्या पढ़ना है, इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए। यस मैम। ओके, अब हम जी बात मैम। करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इसकी हिंदी वाली बुक भी है, मुझे भी पीडीएफ नहीं मिल रही है इसकी, मुझे देखना पड़ेगा एक बार हिंदी वाली पीडीएफ कहाँ पर है। मैं देखती हूँ एक बार, अगर मिल जाती है तो बताती हूँ। सेकेंड, हाँ, हिंदी वाली पीडीएफ इसकी मिल नहीं रही है मुझे। जब मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है, तब उसमें हम देख लेंगे। अभी तो फिलहाल आज की क्लास पहले एक नॉर्मली पढ़ते हैं कि है क्या क्या इसमें। जब हिंदी मैम मेरे पास हिंदी की बुक है। हिंदी की बुक है शरीर की रचना विज्ञान की ना? हाँ हाँ है मैम। मेरे पास उसकी पीडीएफ थी। पीडीएफ अभी पता नहीं मैंने कहाँ रखी है। अनंत प्रकाश गुप्ता की मेरे पास। हाँ हाँ, वही वाली, ठीक है, भेज दीजिएगा। वैसे मेरे पास पीडीएफ है उसकी, लेकिन अभी तो हम पहले इंग्लिश वाले से पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, फिर मैं कल से हिंदी वाली भी साथ में रखूंगी, जिससे आप लोग को समझ में आए। ठीक है, चलो, तो हम सबसे पहले स्टडी करने के पहले, सेल वेल सब कुछ पढ़ने के पहले पहले जाने तो कि हमारे शरीर में सबसे पहले क्या चीज है जिसकी वजह से शरीर बना है। सबसे छोटी इकाई तो हम सेल को बोलते हैं, उससे भी छोटी इकाई एक होती है। तो हमारी बॉडी जो है अलग अलग लेवल पे काम करती है। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइज में रहता है। तो जो सबसे मोस्ट फंडामेंटल या मूल स्तर होता है हमारे शरीर का, वो होता है केमिकल। मतलब कि सबसे पहले ये केमिकल लेवल पे हमारा शरीर बनता है। और केमिकल लेवल पे किससे बनता है? एटम से। ठीक है, देखो इस तरीके से दिख रहा है आप लोग को डायग्राम? यस मैम। देखो, सबसे पहले छोटे छोटे एटम्स मिलके, मतलब अणु मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल लेवल। सबसे पहले हमारी बॉडी केमिकल लेवल पर काम करती है। तो छोटे छोटे अणु मिलते हैं, फिर वो परमाणु बनाते हैं। परमाणु के बाद हमारा शरीर क्या बनाता है? सेल लेवल पर आता है। फिर हमारी बहुत सारी सेल होती है, सेल बहुत टाइप की होती है, ठीक है, लेकिन जो सेल एक सामान्य कार्य करने वाली और एक ही आकृति, मतलब एक ही शेप की पाई जाती है, वो सेल साथ में मिल जाती हैं और फिर वो बनाती हैं टिश्यू। ठीक है, तो बहुत सारी सेल मिलकर नेक्स्ट बनाती हैं टिश्यू। ठीक है, तो पहला लेवल कौन सा होता है? केमिकल लेवल। दूसरा होता है सेल्यूलर लेवल। तीसरा होता है टिश्यू लेवल, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। फिर छोटे छोटे टिश्यू, एक जैसे काम करने वाले या डिफरेंट टाइप काम करने वाले टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मतलब अंग। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग अंग हैं, जैसे कि हमारा माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, हमारी लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। तो ये अलग अलग लेवल पे क्या है? ऑर्गन है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम लेवल पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अलग बना, मतलब 4 ऑर्गन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए, 4-5 ऑर्गन मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाए, और सारे सिस्टम मिला के टोटल 11 सिस्टम हमारे शरीर में जो है ये मिलके हमारे पूरे शरीर ह्यूमन बीइंग की रचना करते हैं। ठीक है, इसी को इस पैराग्राफ में लिखा गया है। क्या लिखा गया भाई, कि सबसे पहले एटम्स जो होते हैं कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में वास्ट रेंज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेल होती हैं वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी लिविंग मैटर की, जो भी जीवित पदार्थ या जीवित ह्यूमन बीइंग जो भी है उसकी जो सबसे प्राइमरी और सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है, कोशिका बोलते हैं। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं। ये बहुत छोटी होती है और इसको हम ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि हर सेल का अलग अलग साइज और शेप होता है। ठीक है, सबका अलग साइज, शेप और डाइज होते हैं, लेकिन जो एक जैसे साइज और शेप वाली होती हैं वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, each cell type has become specialized and carries out of the particular function body needs। हर सेल का हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में सब हाईली मैग्निफाइड नर्व सेल भी पाई जाती हैं, जो बताया गया आगे। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बॉडी सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर। देखो मैंने बताया, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो जो सेल सिमिलर स्ट्रक्चर मतलब कि एक जैसे शेप की, मान लो सारी गोल गोल है, ठीक है, एक जैसे गोल है, और सारी का काम क्या है भाई, कि इनका काम ग्रोथ करना है। दूसरी सेल होंगी हमारी ओवल शेप की, तो ये सारी एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, ये क्या करेंगी, खोखली जगह पे जाने का काम करेंगे टिश्यू का, तो ये एक जैसी हो जाएंगी। तो ह्यूमन बॉडी में जो भी सेल सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन की होती है, ये सारी मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू को बनाती हैं। ठीक है, फिर हमारे टिश्यू मिलके क्या करते हैं भाई, तो टिश्यू जो है ऑर्गन बनाते हैं। तो ऑर्गन आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है। हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, जैसे अभी बताया स्टमक का। ठीक है, जैसे स्टमक में पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यूज के जब आपको टाइप पढ़ाऊंगी तो पता चलेगा। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो खोखली जगहों पर पाया जाता है, जहां पर जगह खाली होती है। तो स्टमक क्या है, खाली स्पेस है, जब खाना भरते हैं तो वो भर जाता है। तो जहां जहां खोखली जगह है या ऊपरी परत, हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। जहां जगह खोखली जगह है वहां एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, एंड दैट इट्स कंटेन लेयर ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू। ठीक है, जो स्टमक की अगर हम बात करें, तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, ये देखो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, वो ये लाइनिंग दिख रही है आपको, ये बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से। और जो इसकी लेयर्स होती हैं, एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर तीसरी लेयर, ये बनी होती है स्मूथ मसल टिश्यू से। तो हर टिश्यू के अलग अलग काम है, तो ये टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं और एक व्यक्ति के ह्यूमन बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शनिंग को काम कराने में मदद करते हैं। इतना समझ में आया भाई? हेलो, यस मैम। ठीक है, यस चलिए अब हम एक बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है और हमारी पैथोलॉजी क्या होती है। अब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस जनरली साम्यावस्था बोला जाता है, या फिर वो चीज जो कि बदलाव पूर्ण नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि शरीर का टेम्परेचर हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो चेंज नहीं होता होगा। लेकिन अगर हम इसको एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव में पढ़े, तो ऐसी चीजें जो एक लिमिट में चेंज होती है उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। यह शरीर की साम्यावस्था, जैसे कि मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए बॉडी का, तो वो 37 से अगर बहुत ज्यादा हो रहा है मतलब फीवर है, बहुत कम हो रहा है तो भी दिखा रहा भाई कि शरीर में गर्मी की कमी है। तो जो चीजें जिस लिमिट की बनी है उतनी लिमिट में ही रहना, ब्लड प्रेशर हो गया, चाहे पीएच लेवल हो गया, या ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, ऑक्सीजन भी ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। तो जो जिस लेवल में बनी हुई है उसी लेवल में शरीर में रहे उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब देखो हमारे दो इन्वायरमेंट होते हैं, हमारे आसपास एक पर्यावरण पाया जाता है, देखा है ना हमारे आसपास के पर्यावरण को, है ना।
सुना है ना, हमारे आसपास इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट का यस टेम्परेचर मैम। कुछ और होता है। मान लो इन्वायरमेंट में ठंड आ रही है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर गर्मी होती है, हमारी बॉडी में ठंड है, बाहर गर्मी होती है। तो एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, एक होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो हमारे शरीर के अंदर होता है, जो शरीर की चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो होमोस्टेसिस क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज टाइटली कंट्रोल्ड। जब हमारे अंदर के इन्वायरमेंट को टाइटली कंट्रोल किया जाता है, अपने बस में किया जाता है, सामान्य रखा जाता है, इस कांस्टेंट स्टेट को, इस नियत अवस्था को हम होम्योस्टेसिस या साम्य अवस्था बोलते हैं, कि सब चीजें कंट्रोल में रहे, एकदम मेरा टेम्परेचर बराबर है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पीएच लेवल, मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेरा हार्ट रेट, सब कुछ बराबर रहे। और इसका मैं अगर लिटरली मीन देखूं तो इसका मतलब होता है अनचेंजिंग। लेकिन मैंने आपको बताया कि अनचेंजिंग ऐसा कुछ होता नहीं, टेम्परेचर कभी घट बढ़ भी सकता है। बट इन प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिकल वे पे बात करें तो ये एक डायनेमिक चेंज है, मतलब कि चीजें बदलेंगी लेकिन एक लिमिट में बदले तो ठीक है। जैसे कि ब्लड प्रेशर आप देखते हो, मान लो ब्लड प्रेशर है 120/80 नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर ये 118 हो गया और ये 78 हो गया, तो क्या हमारा शरीर बीमारी से ग्रसित हो गया है क्या? सॉरी, 118, बताओ जल्दी बताओ, क्या हमारा शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाएगा अगर मेरा ब्लड प्रेशर 118 और 78 हो गया तो? जल्दी बताइए, क्या आप ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे? नो मैम। नहीं होंगे। नो मैम। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये आसपास की कंडीशन है। तो जब डॉक्टर आपको चेक करता है, क्योंकि 120 स्पेसिफिक कंडीशन होमोस्टेसिस की अवस्था बता दी गई कि ब्लड प्रेशर 120/80 होगा तो एक हेल्दी पर्सन होगा, लेकिन इससे थोड़ा इर्द गिर्द रहेगा, या 122 125 रहेगा तो भी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे आपका ब्लड प्रेशर 90 और 50 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ब्लड प्रेशर अपने लेवल से बहुत डाउन चला गया। तो क्या ये होम्योस्टेसिस का अवस्था है क्या? नो। नहीं है, नो मैम। क्योंकि वो अपनी अवस्था से बहुत डाउन चला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? चेंजेस हो लेकिन नैरो लिमिट में हो। नैरो मतलब कम चेंजेस हो, ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ग्लूकोज का लेवल, ज्यादा मीठा खा लेते हैं हम तो थोड़ा ग्लूकोज बढ़ जाता है, जैसे ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो टेम्परेचर शरीर का ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि टेम्परेचर बढ़ा, जैसे आप व्यायाम करते हो, सूर्य नमस्कार, मैंने आपको बोला भाई सूर्य नमस्कार करो 50 बार, तो आपका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है क्या कि आप लोग बीमार हो? नहीं ना, हमारी बॉडी थोड़ी देर बाद होमोस्टेसिस में आ जाएगी। तो इसको बोला जाता है कि चेंजेस हो लेकिन नैरो लिमिट में हो। और होमोस्टेसिस मतलब कि चीजें हमेशा साम्य अवस्था में हो, फिर साम्य अवस्था में आ जाए, इसको हम होमोस्टेसिस बोलते हैं। समझ में आया इतना? हेलो, यस मैम। जी मैम। ठीक है। अब देखो, अब होता है ये सारी चीजें क्या हो रही है? पॉजिटिवली वर्क कर रही हैं। जब ये चीजें निगेटिव वर्क करें, निगेटिव इन द सेंस इसमें जो भी चीजें हमारी हो रही हैं वो बहुत ज्यादा डाउन चली जाए। अब इसमें 3 चीजें वो मैं आपको नहीं समझाऊंगी, डिटेक्टर, इफेक्टर होता है और बीच में कंट्रोल सेंटर होता है। ये आपके समझने की चीज नहीं है, इसको नहीं समझोगे तब भी चलेगा, ठीक है। निगेटिव इवेंट मतलब होता है कि चीजें बहुत ज्यादा हाई हो, जैसे देखो लिखा है द बॉडी टेम्परेचर इज अ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक विच प्रिवेंट्स प्रॉब्लम ड्यू टू बिकमिंग टू हाई और टू लो। जब चीजें बहुत लो और बहुत हाई चली जाती हैं तो जब दिक्कत होती है उसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? यस मैम। ठीक है, चलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप होमोस्टेसिस का मतलब जान लीजिए क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे सेल के बारे में, ठीक है। चलो एक सेकेंड रुको। थोड़ा सा आज लूंगी क्लास, सेल का इंट्रोडक्शन बस, फिर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, जो मैंने आप लोग को बता दिया सिंपल चीजें कि ह्यूमन एनाटॉमी मतलब क्या होता है। एनाटॉमी मतलब होता है, एना मतलब होता है अप, टॉम मतलब होता है टू कट, मतलब कि इसको बोला जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन, मतलब कि चीजों को कट कर करके देखना, मतलब कि पार्ट बांट के देखना, उसके स्ट्रक्चर को देखना, ठीक है।
तो एनाटॉमी फोकसेस ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फॉर्म और हाउ बॉडी स्ट्रक्चर एट डिफरेंट लेवल लुक्स। जैसे मैं आपको एक घर का स्ट्रक्चर दूं तो मैं बोलूं घर में 4 कमरे हैं, हर 4 कमरा कैसा बना हुआ है, हर किसी का स्ट्रक्चर है, जैसे बेडरूम कैसा होगा, किचन कैसा होगा, हॉल कैसा होगा, स्टडी रूम कैसा होगा, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। उसको देखने के अलग अलग लेवल होते हैं, तो हम उसको कट करके देखते हैं, एक साथ ओवरऑल तो नहीं देख सकते ना। तो जब हम चीजों को कट कर करके देखते हैं उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है? ग्रॉस एनाटॉमी स्टडीज मैक्रोस्कोपिक स्टडीज, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब जब हम बहुत सूक्ष्म चीजों को देख रहे होते हैं, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। और एनाटॉमी क्या होती है? जिसको हम देख के बता दें, जैसे कि स्टमक। स्टमक ऐसा पार्ट तो नहीं है कि मुझे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप से देखोगे क्या आप? जैसे मैं ब्रेन का एक निकाल के दे दूं, किसी का ब्रेन, तो क्या आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा क्या उसको? बताओ। नो मैम। नहीं, वो आप नहीं। ऐसे भी देख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, मतलब कि जिसको हम, जो कि मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो, जिसको स्थूल रूप से देखा जा सके। जैसे कि हमारी बॉडी, मैं बोल दूं भाई कि ये इसकी बॉडी है एक लोगों की, मेरे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, तो हम इनको देख सकते हैं। लेकिन हिस्टोलॉजी क्या कहलाती है? जब मैं किसी चीज की माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करती हूँ या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को जब मैं देखती हूँ, उसको मैं हिस्टोलॉजी बोलती हूँ। जैसे कि टिश्यू, सेल, ऑर्गेनल्स। टिश्यू नहीं देख सकते हम, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। सेल नहीं देख सकते, ऑर्गेनल्स हम नहीं देख सकते। तो जिन चीजों को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं और जिनकी स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और जहां पर हम बिना माइक्रोस्कोप के ऐसे ही देख लेते हैं, उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियो मतलब होता है नेचर, लॉजी मतलब होता है स्टडी। नेचर मतलब स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि ये किस सेंस से बनाया गया है, इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है। तो ये हो गया हमारी फिजियोलॉजी। इतना समझ में आया भाई? समझ में आया? हेलो? ये आपका सिलेबस है जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, ये हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। अब देखो, दिख रहा है क्या डायग्राम अच्छे से? हेलो? ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे बॉडी में, तो जो सबसे आउटर सिस्टम है जिसको हम देख सकते हैं, वो है हमारा स्किन। ठीक है। स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गए। ठीक है। ये सारे हमारे कौन से सिस्टम कहलाते हैं? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहलाते हैं, जहां हम स्किन की, आईज की, नोज की, थ्रोट की, इन सब की स्टडी करते हैं। ठीक है। तो जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट को ढकने का काम करते हैं, ठीक है, इनक्लोजेस इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, साइट ऑफ मेनी सेंसेस, और इन्हीं के द्वारा हम संवेदनाएं लेते हैं। जैसे मेरा को, अगर मैं तवा को टच करूंगी तो मैं हाथ से तो टच करूंगी, ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई ये दिल बाहर निकल के तवे को टच करेगा। लेकिन दिल तक हमें घबराहट हो जाती ना, भाई अरे भाई तवा टच हो गया या कुछ प्रेस टच हो गया, करंट लग गया, तो दिल दहक जाता ना। ऐसा तो नहीं कि दिल आके छू के जाएगा भाई हमारे प्रेस को, ऐसा तो नहीं होता। तो हमारे कहता है छूता तो हाथ ही है। तो जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर है, जैसे स्किन, नेल्स, हेयर, ठीक है, इनको हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद हमारे सिस्टम में आता है हमारा कौन सा सिस्टम? मस्कुलर सिस्टम। ठीक है। और स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है अभी बता नहीं रही, ये लाइन से ये नहीं लिखी कौन कौन से होते हैं, बस बता रही हूँ कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं बॉडी में। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? हमारी मसल्स से ढका होता है। ठीक है। ये हमारे शरीर में मूवमेंट देने का काम करता है। जैसे अगर कोई मसल में दर्द है ना, जैसे आपको कहीं पे हाथ में दर्द होता है, मसल में, तो आपका हाथ उठ नहीं पाता। जैसे आप सो जाओ हाथ के ऊपर थोड़ी देर के लिए, आपका हाथ नहीं उठ पाएगा क्योंकि मसल पे स्ट्रेन पड़ा है। तो मसल क्या करती है? हमारे शरीर को मूवमेंट देने का काम करती है और बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। 2 तरीके की होती है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। फिर इसके अंदर आता है हमारी बोन, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देने का काम करता है। ठीक है। जैसे कि मुझे बर्फ बनाना है, तो बर्फ बनाने के लिए मैं बर्तन में बनाऊंगी ना, ऐसे तो पानी नहीं रख दूंगी, बर्फ नहीं बन पाएगा। तो जो सपोर्ट दे बॉडी को, ठीक है, एक बॉडी को मूवमेंट देने के लिए मसल की जो हेल्प से काम करता है, उसको हम बोन बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? रिटर्न फ्लूइड टू ब्लड, मतलब कि ये ब्लड की तरफ फ्लूइड को रिटर्न करता है
हमारी बॉडी को किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से बचाने का काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम को ही हम इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारा ब्रेन। ब्रेन की जो भी प्रोसेसेस होती हैं, जो रिस्पॉन्स हम करते हैं, वो सब नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। फिर होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे बाहर निकालें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका काम क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालना। वेस्ट और अनडाइजेस्टेबल, जैसे कि फाइबर। फाइबर नहीं पचता, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है। फाइबर पचाने वाली चीज नहीं, वो बाहर निकलता है। जैसे कि यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को बनाता है, हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो हमारे शरीर में जो जो ब्लड जरूरी है वो क्या होता है? हमारे हार्ट के द्वारा पंप होता है और शरीर में जाता है। जो जरूरी नहीं है वो फिल्टर होने के लिए, जैसे किडनी में फिल्टरेशन के लिए जाता है, तो जरूरी तो उसको रख लिया जाता है, नहीं जरूरी तो उसको यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिनरी को ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। फिर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हमारे शरीर में हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है और बॉडी की प्रोसेस जो भी हमारे ब्रेन के द्वारा हो रही है उसके साथ मिलकर कंट्रोल करता है। तो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम एक साथ काम करते हैं। फिर आता है आपका कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियोवेस्कुलर मतलब हमारे बॉडी में पंपिंग करना, बॉडी में टेम्परेचर को बना के रखना। किसका पंप करना? ब्लड का पंप करना, ठीक है। अब आता है रिप्रोडक्टिव। तो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में सेक्स हार्मोन को जनरेट करता है, गैमेट्स बनाता है, ठीक है, और डिलीवर करता है गैमेट्स किसमें? फीमेल में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रोड्यूस करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन को। एम्ब्रियो बनाने का, बच्चे को जन्म देने का काम करता है। मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है इन्फेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे अलग अलग सिस्टम है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी सेल के बारे में, सेल बायोलॉजी क्या है। कल से हम सेल पढ़ेंगे, पहला टॉपिक, ठीक है। समझ में आया इतना आप लोगों को? यस मैम। हाउ वाज द क्लास? इट वाज ओके? उड़ा तो नहीं दिमाग से चीजें? नहीं मैम। ठीक है, एक बार शांति पाठ करते फिर फीडबैक लेती हूँ। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। रब बोथ पाम, पुट पाम ऑन योर आईज, नाउ ओपन योर आईज, ठीक है। चलिए बताइए भाई, जो लोग पहले